नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यूपी SSSC से संबंधित यूपी पीईटी की सीरीज कवर कर रहे हैं। इस यूपी पीईटी की सीरीज की आज यह 19वीं वीडियो है, जिसमें हम सिलेबस के अनुसार सभी विषयों से प्रश्न को कवर करेंगे। और हाल ही में यूपी पीईटी के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अब ऑनलाइन भरने चालू हो गए हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। यूपी पीईटी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप यूपी SSSC की जो आने वाली वैकेंसी हैं उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। पिछली वीडियो की भांति हमने इस वीडियो में भी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, साइंस, हिंदी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी एवं करंट अफेयर, इन सभी से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा इतिहास के प्राचीन भारत से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना की गई थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों बार पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति में ही सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। यह संगीति अजातशत्रु के काल में हुई और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं एवं शिक्षा का वर्णन है। और इसके अलावा जो विनय पिटक है उसके अंदर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनसे संबंधित नियमों और आचार विचारों को रखा गया है। कि हाल ही में हमारे चैनल पर हमने यानी संपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक पर मास्टर वीडियो कवर की है, जिसे चैनल पर कुछ ही समय पहले अपलोड किया गया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं रहेगा जो छूटेगा। हमारी मास्टर वीडियो की सीरीज में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के ऊपर वीडियो कवर की हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूगोल से लिया गया प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जिसे कल्याण शिखर के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी कि अंडमान के जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुल द्वीपों की संख्या 220 है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं उन सभी को मिलाकर कुल द्वीपों की संख्या 220 है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसके अलावा भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वह भी निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा इतिहास के मध्यकालीन भारत से लिया गया है। 17वीं शताब्दी में किस संस्करण को भारत का दर्पण कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, PCS में पिछले समय पूछा गया था। तो याद रखिएगा, 17वीं शताब्दी में स्टारियो दो मागोर नामक संस्करण को ही भारत के दर्पण के रूप में जाना जाता है। और यह जो संस्करण है इतावली यात्री मनुची के द्वारा लिखा गया था। चलिए मनुची के विषय में देख लेते हैं। इतावली यात्री मनुची के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि मनुची जो यात्री है वह कहाँ का था? तो याद रखिएगा, इतावली का रहने वाला था। इतावली में एक वेनिस शहर है, वहाँ का ये निवासी था। मनुची 14 वर्ष की आयु में अपने गृह नगर वेनिस को त्याग कर फारस की खाड़ी की यात्रा करता हुआ भारत पहुँचा था। ये जब भारत आया था तो उस समय मुग़ल साम्राज्य का शासन था और शहज़ादा दारा शिकोह के यहाँ पर यह आया था। और इस दारा शिकोह के यहाँ पर ही इसने तोपची का भी काम किया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामान्य विज्ञान पर आधारित है। मनुष्य की लार ग्रंथियों में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये दो महत्वपूर्ण एंजाइम हैं, इनके विषय में देख लेते हैं। तो मनुष्य की लार ग्रंथियों में दो एंजाइम हैं जिनको हम टाइलिन और लाइसोजाइम के नाम से जानते हैं। मनुष्य के मुख में जीभ के निचले हिस्से में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस लार में यह दो एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। तो टाइलिन का क्या काम है ये भी देख लेते हैं।
टाइलिन एंजाइम पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थ में बदलता है, जबकि लाइसोजाइम बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। तो इन दोनों के कार्य भी पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों एंजाइम के कार्य भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान और जनरल नॉलेज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? या कहाँ की गई थी, दोनों बातें याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई वह कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और कलकत्ता में की गई थी। समय था 2 जुलाई 1862 का। और भी महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई, तो क्रम से याद रखिएगा। सर्वप्रथम जो आपको कहना है कलकत्ता उच्च न्यायालय के विषय में याद रखना है, 2 जुलाई 1862। इसके बाद दूसरे नंबर पर 14 अगस्त 1862 में मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1862 में चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1.5 महीने के अंतराल में इन 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई और क्रमशः नाम याद रखिएगा, कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई। फिर 2 उच्च न्यायालय और भी हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी याद रखिएगा कि 11 जून 1866 में इसकी स्थापना की गई और यहाँ से 100 साल बाद यानी 31 अक्टूबर 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये सभी उच्च न्यायालय हैं जिनके विषय में याद रखिएगा और कमेंट करके मुझे यह बताइएगा कि संविधान में उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है और सबसे अंतिम उच्च न्यायालय भारत में कौन सा स्थापित किया गया है। तो ये दोनों बातें आप मेरे को कमेंट में बताइए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास के आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट पर आधारित प्रश्न है। शारदा एक्ट के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की आयु न्यूनतम क्रमशः कितनी तय की गई? याद रखिएगा, शारदा एक्ट के अंतर्गत लड़कियों की जो आयु है वह 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई थी। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी न्यायाधीश डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से ही बाल विवाह निषेध अधिनियम बन पाया था। तो इस अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं डॉक्टर हरबिलास शारदा और इन्हीं के नाम पर इस अधिनियम को शारदा अधिनियम दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष रखी गई, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में जो सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया था वह किया था गारसा दा तासी ने, और ये है एक फ्रेंच विद्वान हैं, इनके विषय में याद रखिएगा। यहाँ से 2-3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो गारसा दा तासी है उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई हिंदी साहित्य पर आधारित उसका नाम क्या है, किस भाषा में लिखी हुई है और कब प्रकाशित हुई। तो तीनों बातें हम देख लेते हैं। गारसा दा तासी ने फ्रेंच भाषा में लिटरेचर इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदस्तानी, थोड़ा सा अजीब नाम है पर इसको याद रखिएगा, नामक हिंदी साहित्य पर आधारित लेख लिखा जो 1839 में प्रकाशित हुआ। क्या नाम था? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए एंदोस्तानी। इसका जो प्रथम प्रकाशन है वह 1839 में हुआ था, यह बात याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके बारे में आपने सुना भी होगा, हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान हैं, हिंदी भाषा के बारे में काफ़ी लेख लिखे हैं इन्होंने। तो इनके द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेख लिखा गया था। वो बातें याद रखिएगा कि सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया गया गारसा दा तासी ने के द्वारा, जो फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था, और इसके अलावा जो
महत्वपूर्ण हैं जॉर्ज गियर्सन, इनके द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से हिंदी साहित्य का लेख लिखा गया। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ज़्यादातर पीसीएस में पूछा जाता है, पर अब यूपी SSSC में भी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा, सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। कि विस्तार में समझा देते हैं आपको। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान हों मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। यानी कि भारत में निजी व्यवस्था भी है और सार्वजनिक व्यवस्था, दोनों क्षेत्रों में ही कार्य विद्यमान है। भारत में अधिक जनसंख्या के कारण इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भी परिभाषित किया गया है। अगर पूछा जाता है कि एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो याद रखिएगा भारत में है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था ही इसका दूसरा रूप है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य किसका संरक्षण एवं उचित प्रबंधन करना है। तो धारणीय विकास जो है वह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है और उसका उचित प्रबंधन करती है। धारणीय विकास अवधारणा के अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं हम उन्हें अभी उपयोग में ला रहे हैं और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी वे संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें, इसी के अंतर्गत धारणीय विकास की अवधारणा है। यानी कि इसी के अंतर्गत धारणीय विकास की अवधारणा को रखा गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन कराना है, जिससे अगली पीढ़ी तक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। तो वही बात है जो हमने पीछे बताई आपको। न्याय संगत उपयोग का मतलब है जितना ज़रूरत है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना, उतना ही आप ज़रूरी रूप से उपयोग करें। ऐसा नहीं कि उसका आप गलत तरीके से उपयोग करें, ज़्यादा उपयोग करें। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि काफ़ी लोग पानी की बर्बादी करते हैं। जैसे पानी का जो सही इस्तेमाल है पीने और उपयोग संबंधी जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं उनमें ही लेना चाहिए। कुछ लोग नलों को खुला छोड़ देते हैं, पानी का दुरुपयोग करते हैं, इस तरीके से भी पानी जैसे संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, तो यह गलत है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है ताकि अगली पीढ़ी को भी हम ये सभी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध करा सकें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में देखे जा रहे हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। तो हर योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए एक लक्ष्य रखा गया है कि हम इस वर्ष तक इस योजना को पूर्ण रूप से लागू कर देंगे या प्रयास करेंगे। तो 2024 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, उन्हें शुद्ध पीने योग्य जल उपलब्ध करा सकेंगे। तो कुछ और भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका लक्ष्य भी देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने, सभी के लिए आवास, बिजली और एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। तो यहाँ से अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है। तो 2022 तक। सभी गरीब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था कब तक के लिए लक्ष्य में रखा गया है। तो याद रखिएगा 2022। बिजली घर घर पहुंचाने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है, 2022। इसी तरीके से एलपीजी कनेक्शन देने का भी लक्ष्य 2022 तक रखा गया है।
और विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया था। हालांकि कोविड की महामारी के चलते व्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुई है, फिर भी प्रयास यह है कि 2025 तक यह लक्ष्य पूरा हो सके। और दो महत्वपूर्ण लक्ष्य और भी हैं। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 और पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए 2025 और मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस प्रश्न से संबंधित और इनसे प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है हमारी इस वीडियो में। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।